मुसन्निफ़, दानिश्वर और कालम निगार मुदस्सर बशीर साहब हैं। कहानीकार, नावल निगार, लाहौर की तारीख़ पर भी बड़ा काम है इनका। सफ़रनामे भी काफ़ी मकबूल रहे हैं। सिंधी में इनकी 3-4 किताबें तर्जुमा होकर दादवस हासिल कर चुकी हैं। तीसरे मेहमान हैं बाकर हाजी साहब। ताल्लुक़ सकरदो से है, बिल्तिस्तान, सकरदो बिल्तिस्तान। कालम निगार, नसर निगार, नावल निगार, रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे। बिल्तिस्तान फ़िक्शन राइटर्स के शुरुआती मुसन्निफ़ीन में से हैं। एक नावल पाताल के नाम से ज़ेर तबाह है। और चौथे मेहमान हैं हमारे आशिक फराज साहब, जिनका ताल्लुक़ भी सकरदो गिलगित बल्तिस्तान से है। रूरल डेवलपमेंट के पर 15 साल का से ज़ायद तजर्बा है। दिलचस्पियाँ तारीख़, आर्कियोलॉजी, फोक और कालम निगारी, मुल्की अखबारात, हम सब और दी इंडिपेंडेंट में भी काम मज़ामीन लिखते रहे हैं। मेरा पहला सवाल है जनाब राना महबूब साहब से। अयाज को आप अपने दौर के तमाम शोरा से किस तरह मुख्तलिफ देखते हैं? अंदाज़ बयां से, मौज़ूआत से या इबलाग से? असलम अंसारी साहब की किताब पहले मीदी जहावर पर एक सेशन था। उनका एक शेर जो मुझे लगता है उन्होंने शायद अयाज के बारे में कहा है जी। हमको पहचान ए बज़्म चमनज़ार वजूद, हमको पहचान ए बज़्म चमनज़ार वजूद, हम न होते तो तुझे किसने संवारा होता। वाह। शेख अयाज सिंधु का एक ऐसा शायर है जिसकी सारी इंस्पिरेशन आसमान की बजाय ज़मीन से आती है, और उस ज़मीन का नाम सिंध धरती है। जी। उसने पूरे का पूरा वो पैराडाइम जिसको शाह लतीफ़ ने रिसालों में लिखा, और रिसालो हो गया हस्त कुरान दर ज़ुबान सिंधी, कि रिसालो सिंधी ज़ुबान में कुरान है। अयाज ने उस सिंधी ज़ुबान में कुरान को लोगों के दिलों के और ज़्यादा करीब कर दिया। बेशक वो ऐसा इनकलाबी शायर है, वो ऐसा दिलबर शायर है कि उसके यहाँ जमालियात और उसके यहाँ इनकलाब, जिस तरह से हम देखते हैं कि इनकलाब और जमालियात फैज़ की शायरी में मिलते हैं, उसी तरह से अयाज की शायरी में इनकलाब और जमाल मिलते हैं। आशिक फराज साहब। अपने दिलबर के बुलावे पे बहाने कैसे, अपने दिलबर के बुलावे पे बहाने कैसे, वो तो महबूब है जब चाहे बुला सकता है। मोहतरम हाजरीन, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के 3 रिश्ते हैं जो जुग्राफियाई, लिसानी और फ़िक्री हैं। मैं कुछ मुख्तसरन इस ताल्लुक़ को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। शेर दरिया सिंध, जिसे हमारी माइथालॉजी में सिंगे खाबब यानी शेर के मुंह से निकलने वाला दरिया कहते हैं, वो बल्तिस्तान से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से होता हुआ सिंध धरती में बहरे अरब में जा गिरता है। इस दरिया के किनारे किनारे कई तहज़ीबों ने जन्म लिया है। यूँ बालाई सिंध में गिलगित बल्तिस्तान और इंडस वैली सिविलाइजेशन का आखिरी किनारा सिंध है। इस तरह हम और आप दरियाई सिंध के रिश्ते में जुड़े हुए हैं। जदीद सिंधी अदब के बानी मिर्ज़ा कलीज बेग के मुताबिक सिंध का नाम सिंधु से पड़ा है और संस्कृत में सिंधु बड़े दरिया को कहते हैं। इसी तरह हमारी ज़ुबान में भी सिंध हम दरिया को कहते हैं और बड़े दरिया को कहते हैं। 4वीं सदी ईस्वी में चीन से बगरज हुसूल इल्म
और मुक़द्दस किताबों की तलाश में जो पहला ज़ायर फाहियान शुमाली हिंद गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा, तो उसने लिखा है कि राह में बकसरत चट्टानें आती हैं और उन पहाड़ों के दरमियान सिंधु दरिया है। जी। हमारी ज़बान में भी सिंध दरिया को कहते हैं। यूँ आप सिंधु सागर के बाशिंदे हैं और हम सिंधु या सिंध के मकीन ठहरे हैं। इस दरिया के अख्ताम और आगाज़ वाले इलाकों में तहज़ीब और तमद्दुन कदीम है। गिलगित बल्तिस्तान की चट्टानों और पत्थरों में मौजूद संगीन नकूश क़ब्ल इस तारीख़ के हैं, जबकि सिंध के मोहनजोदड़ो के आसार भी इसी तरह क़दामत को बयान करते हैं। यही वजह है कि मुहक्किकीन ने इन दोनों इलाकों को क्रेडल एंड क्रॉस रोड ऑफ सिविलाइजेशन कहा है। इसी बड़े दरिया का वो हिस्सा जहाँ हम गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है और मुल्क के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश यहाँ एक दूसरे से बगीर होते हैं। इस 27,000 मुरबा किलोमीटर वाले ख़त्े में सकाफ़ती तनव्वु का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ छोटी बड़ी 7 ज़बानें बोली जाती हैं। इनमें से 5 इंडो आर्यन फैमिली से हैं, जबकि एक तिब्बती और एक ज़बान ब्रुशिश्की जिसके ख़ानदान का पस मंज़र अभी लिसानियात के माहिरीन के यहाँ ज़ेर गौर है। गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर अफराद की बोली शिना ज़बान है, जबकि दूसरे दर्जे में बल्ती है जो तिब्बतो बर्मन की एक मगरबी शाख है। गिलगित बल्तिस्तान का सिंध से भी लिसानी ताल्लुक़ है और ये इस हवाले से कि शिना ज़बान और सिंधी ज़बान में हद दर्जा ममासलत है और उसकी बुनियादी वजह इनका आपस में करीबी ख़ानदानी रिश्ता है। कुछ मिसालें जैसे बड़े दरिया को सिंध हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। सोने का सोन हम भी कहते हैं, सिंधी भी कहते हैं। अदी आप बहन या बेटी को कहते हैं, हम भी दी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो जो मोहनजो मरने वालों को, हम भी मरने वालों को मोहनजो कहते हैं। लेकिन ये मौजू एक अलग बहस का मुतकाज़ी है। गिलगित बल्तिस्तान के हज़ारों ख़ानदान सिंध के शहरों कराची और हैदराबाद में आबाद हैं और गिलगित बल्तिस्तान से बाहर सिंध हमारा दूसरा बड़ा घर है। और तो और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के कान आबिदा परवीन से लेकर शाहजहाँ खुश्क और अलन फ़कीर की मुदहर आवाज़ों से इसी तरह वाकिफ़ हैं जिस तरह सिंध के बाशिंदे वाकिफ़ हैं। अब मैं बल्तिस्तान के एक नाबगह रोज़गार शख्सियत शेख ग़ुलाम हुसैन सहर को आपसे मुतारिफ़ कराता हूँ। शेख अयाज़ ने तो कानून की तालीम पाई और वाइस चांसलर भी रहे, लेकिन शेख सहर ने मुरोजा तालीम के बजाय मजहबी तालीम हासिल की। यूँ दोनों ने तालीम व तालम का काम किया, मगर अंदाज़ जुदा जुदा था। शेख ग़ुलाम हुसैन सहर ईरान, इराक़, शाम, लुबनान और फ़लस्तीन तक आबलापाई करते रहे और इल्म की प्यास बुझाने के लिए हर साहिब इल्म के दर पर जारूब कशी की। सारी ज़िंदगी दरवेशी में गुजारी और जब 2021 में दुनिया से पर्दा फरमाया तो एक जोड़ा कपड़ा, घिसे हुए स्लेपर और एक डायरी कुल मताए हयात थी। शेख साहब की फ़िक्र बहुत बुलंद थी और वो हैरान कुन तौर पर दुनिया की माशियत, सियासत, जोग्राफिया और जमहूरी फ़िक्र से आशना थे। शेख साहब को सिंध से भी बहुत मोहब्बत थी और वो हाला में भी रहे और मखदूम तालिबुल मौला का बड़ा ज़िक्र करते थे। उन्होंने बल्ती, फ़ारसी और अरबी में शायरी की है। मैं चंद उनके कलाम का शेख अयाज़ के कलाम के साथ कुछ मसलतों के बाद आपसे इजाज़त ले लूँगा। मेरे बस में नहीं है कि मैं शेख अयाज़ की शायरी पर कोई नक़्द इजरा कर सकूँ। इस हवाले से बड़े बड़े मुहक्किकीन ने कई किताबें लिखी हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसी अयाज़ मेले में कई साल से तवातुर के साथ उनके फ़नी महासिन और नज़रिए हयात पर साहिबान और इल्म दानिश रोशनी डाल रहे हैं। हिमालय और कराक्रम के दामन से सिकरदू से सिर्फ़ एक अक़ीदतमंद के तौर पर हमने यहाँ हाज़िरी दी है, जिसके लिए हम अमर सिंधु के बहुत मशकूर हैं। सिंध सागर का शेख अयाज़ हो या हिमालय या कराक्रम का शेख सहर, दोनों की शायरी में मोहब्बत, आज़ादी
और तरक्की के ख्वाब पिन्हा हैं और इनके इजहार के लिए दोनों के पैराए मुख्तलिफ होते हुए भी कदर मुश्तरक हैं। शेख अयाज ने दरियाए सिंध का ऋग्वेद के हवाले से कहीं लिखा है कि ए सिंधु, देवताओं ने तेरे बहाव के लिए कई रास्ते बनाए हैं और हाँ, उनमें से एक रास्ता मेरी शायरी है। यकीनन उन्होंने एक रास्ता सिंध सागर की ज़मीन पे बनाया तो हिमालय की बर्फपोश चोटियों के दामन में कहीं दरिया सिंध के किनारे शेख सहर ने भी एक अलग रास्ता बनाने के लिए आबलपाई ज़रूर की है। उन्होंने भी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में वो कुछ कहने की कोशिश की है जो शेख अयाज की शायरी का खासा है। वक्त की नज़ाकत को मलहूज़ खातिर रखते हुए ज़िंदगी और मौत के इनवानात पर इन दोनों शख्सियात के कलाम के चंद टुकड़े आपके सामने पेश करता हूँ। नुदरत फ़िक्र देखिए और दरिया सिंध के इब्तदाई किनारा और आखिरी मंजिल सिंधु सागर के फ़िक्री मेलानात का ज़रा जायज़ा लें। शेख अयाज ने कहा है ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के जाल में ए महजबी, नाश्ती खुशियाँ फड़क कर रह गईं, थी वो सब कितनी हंसी, वो हंसी थी या हंसी थी कायनात, यूँ तो बाकी रह सकेगी जिसकी ज़ात है हर एक शे बेसबात। और अब शेख सहर ने हमारे दुनिया को इस पैराए में देखा है, जब तलक देखेगी ये दुनिया शराब ज़िंदगी, पी के किसने के नहीं की है शराब ज़िंदगी, एक एक कलमा बरा है तलखियों से लाख लाख, मैंने जब ये देखा पढ़ा है जब किताब ज़िंदगी, तेरे बालों की सफ़ेदी क्यों मुसीबत बन गई, बशरियत में आम है शेख शबाब ज़िंदगी। और अब मौत पर शेख अयाज के अशार देखिए, आ रही है एक सदा, मौत क्या है, जिस तरह पूछे हवा मौत क्या है, आदमी बैठा बनाता है महल, आँख उठ के चल देता है आखिर एक पल, मौत क्या है। और शेख सहर ने कहा है, एक हवा की लहर किसी है मिसाल ज़िंदगी, और मौत कहलाती है हद्दे कमाल ज़िंदगी, बाद मौत आंखें खुलेंगी तब हकीकत देखना, ख्वाब में बेकार है सब तेलो काल ज़िंदगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं दोबारा जनाब राना बशीर साहब की तरफ। राना महबूब साहब, आपका सराइकी में तर्जुमा किया है फिर अयाज को, उसके हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, मुझे चूँकि अंदाज़ा नहीं था गुफ्तगू जब शुरू हुई कि वक्त कितना है और क्वेश्चंस जो हैं दोबारा से रिपीट होंगे या नहीं होंगे, तो चूँकि मेरे दोस्त ने जो है वो काफ़ी वक्त लिया है और मैंने उनके मुकाबले में कम वक्त लिया है, तो एक जो दो चीज़ें सिंधु के हवाले से जी जो मैं करना चाहता था शेयर आप दोस्तों से। जी कीजिए। अच्छा, सिंध के हवाले से इन्होंने भी जिक्र किया, सिंधु के नाम कितने हैं? जी जामी साहब, सिंध के 100 नाम हैं, 1000 रूप हैं, हर नाम की एक कहानी है और हर रूप का जुदा जुदा जलवा है। सिंधु देश वो देश है या ये वादी वो वादी है जिसमें खुदा का नूर पानी बनकर बहता है। महाभारत में एक बादशाह है जिसका नाम जयद्रथ है। वो सिंधु सवेरा का हाकिम था और जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हम 2000 साल से 500 साल क़ब्ल मसीह के अहद की बात करते हैं। जी। सिंधु एक देवता वरुणा का नाम भी है और वरुणा समंदर का देवता है। सिंधु के लफ्जी माने भी दरिया और समंदर हैं, क्योंकि फारसी में दरिया के मानी समंदर हैं,
रामायण में गंधारा के एक बादशाह का नाम सिंधु है। एक जैन शायर हेमाचंद्रा अपनी एक नज्म में सिंधु देवी की पूजा का जिक्र करते हैं। सिंधु असावरी ठाठ का एक राग भी है जिसका रस भक्ति है। भक्ति के मानी मोहब्बत और मोहब्बत के मानी हिकमत के होते हैं। सिंधु इंसानी जिस्म के अंदर वो मुकद्दस मकाम भी है जिसे सम कहा गया है। सिंधु के एक मानी हाथी की सूंड पर पसीने के भी हैं। सिंधु विष्णु देवता का भी नाम है। बुद्ध लिटरेचर में सिंध नाग है और नाग असरार अजल की अलामत है। आपने देखा कि बुद्ध फिलॉसफी में नागार्जुन से लेकर नागसेना तक न जाने कितने फिलोसफर्स ऐसे हैं जिनके नाम नाग से या शुरू होते हैं या ख़त्म होते हैं। नाग वो जोगी है जो बातिन के कल्ब तारीक में छुपा रहता है। ऋग्वेद में सिंध का एक नाम सवासा या खूबसूरत कपड़ा बनाने वाला मुल्क है। कहीं ये अर्नावती या ऊन पैदा करने वाला देश है। मिस्र के फिरौनों की हुनूद शुदा मम्मियों पर लिपटा हुआ कपड़ा सिंध वादी के लोग बनाते थे, जो यहाँ से मलूहे या मला वहाँ तक मेसोपोटामिया और मिस्र तक पहुँचाते थे। सफ़ेद सूत फिर मुल्तान में नीला हुआ। काटन को कल्फ और नील लगाना आज भी सुघड़ घरों का रिवाज है। सिंधी में किस्सा गो को भी सुघड़ कहते हैं। नील या अंग्रेजी का लफ्ज़ इंडिगो भी सिंध से आया है। सिंध का एक नाम नीलाब या नीले पानियों वाला दरिया है और एक नाम पुराली भी है। पुराली के मानी बेवफा भी है। जबकि लफ्ज़ इंडिया भी इंडस से आया और इंडस से ही इंडिजिनस, इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियस है। अरब अफ़गान, तुर्क और मुग़ल कॉलोनियलिज़म ने गोरे साम्राज्यी हाकिमों और 1947 के बाद न्यो कॉलोनियल महाजिर रियासती तनख्वाहदार तबके या सैलरीड क्लास ने और उनके मकामी इत्तेहादियों ने इन्हीं इंडस्ट्रियस लोगों को सुस्ती, काहली और नाअहली के ताने दिए हैं। साम्राज्यी इल्म और ताकत के मिलाप से गैर मुल्की अशराफिया लूट मार को दवाम देने के लिए झूठ को रियासती ताकत, पंडित और मुल्ला की मदद से सच का लिबास देती है। मकामी आदमी काहिल और निकम्मा है तो उसके खेतों का जोबन क्यों फटा पड़ता है। ये हंसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, जाने क्यों इनमें फ़कत भूख उगा करती है। बहुत शुक्रिया। हाजी बाकर साहब के पास आप। शेख अयाज बादियुन नज़र में तो सिंध के मैदान में है, मगर ऐसा महसूस होता है कि बल्तिस्तान के किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर कह रहा है, अब तो सूरज ढल रहा है पर्वतों में, शल हुए हैं पैर थक कर, फिर भी कोई चल रहा है पर्वतों में, रेत के टीले के ऊपर वो दिया जो जल रहा है पर्वतों में, एक नए सूरज का सपना उसके अंदर पल रहा है पर्वतों में, आने वाला दिन अभी से अपनी आंखें मल रहा है पर्वतों में। इसी मंज़र को गिलगित बल्तिस्तान के मज़ाहमती अदब की तवाना आवाज़ जमशेद दुखी ने कुछ इस तरह कहा है, हम अपने देश जीवी के हसीं पेकर में रहते हैं,
ज़रा महल वक़ू देखो ज़मीं के सर में रहते हैं। चमन के हुस्न और चश्मों के मीठेपन से लगता है किसी जन्नत में हम साए को सर में रहते हैं। रुजू हमसे करें, दे दो ख़बर सहरा नशीनों को कि जलवे बांटते हैं हुस्न के दफ्तर में रहते हैं। हयादारी का देते हैं सबक, हयादारी का देते हैं सबक सबको हो जबल मेरे कि सर कोहसार के भी बर्फ़ के चादर में रखते हैं। और हशमत अली कमाल इल्हामी साहब ने कहा था कि पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीज में हम हैं, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। 1947-48 में गिलगित बल्तिस्तान डोगरों के तसल्लुत से आज़ाद हुआ। उस वक्त से लेकर अब तक एक बेचैनी है, एक दर्द है जो शेख अयाज़ की आवाज़ में हमने महसूस किया। गो कि आप सब सिंधी बोल रहे थे लेकिन हम समझ रहे थे। ख़ास तौर पर आपके उदबा और दानिश्वरान ने जिस अंदाज़ में शेख अयाज़ को पेश किया और आपके जवानों के चेहरों पर जो रौनक उठ रही थी, उससे हमने समझ लिया कि शेख अयाज़ आपके दिल में कितनी गहराइयों में बसते हैं। गिलगित से हमारे शगुफ्ता मिजाज शायर अब्दुल खालिक ताज ने हमारी आज़ादी को कुछ इस तरह बयान किया। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है मगर आईन से खाली मिली है। शहीदों मेरे गुलशन के गुलों में तुम्हारे खून की लाली मिली है। कोई लेकर गया आईन के फल, कोई लेकर गया आईन के फल, हमें खाली यहाँ थाली मिली है। और हमारी मुकामी ज़ुबान में बल्ती के शायर अफजल रविश ने इसे कुछ यूँ कहा है। गालिबन 2-3 दिन हो गए हम सिंधी सुन रहे हैं, आप ज़रा बल्ती भी सुन लीजिए। रिश्ता तो तय हो गया तो क्यों ना हम एक दूसरे से अपनी ज़ुबान का भी तबादला करें। गलुक सी चस्पिर गशा छरपो छर मगवार गल सोंस फोगंची स्नीम्बुसी खलूंत्रक मगब्यर मगवार गल सोंस दे चुबजील जोत पुलस्ता दुक्स नबियों से हंदो गिगवा सिलिनु जुक से ना छनपो जोशर मगवार गल सोंस ngalakthe likha ngari sning po yotpa pen lakhure khwesning na lakpo dare doskar magwar galsons। यहाँ आकर हमने देखा कि इन गुठन और संगलाख पहाड़ी गुजरगाहों से उछलता कूदता शेर दरिया यहाँ पहुँचकर कितना खामोश हो जाता है। उसकी खामोशी में संजीदगी है या कबीदगी, शेख अयाज़ की शायरी इसका बेत खोल देती है। वगरना बेत और सफ़ेदे के दरख्तों को क्या मालूम कि जुलस्ती रेत पर उगने वाले बबूल और साहिलों पर ईस्तादा नारियल और खजूरों की ज़िंदगी कैसे होती है। खजूरें भला क्या जाने कि पतझड़ और बर्फीले मौसमों में खूबानी और सेबों पर क्या कुछ बीतता है, मगर सिंध का दरिया इन सब को आब हयात बख्शता है। थर की जुगियों के दरवाजे पर लटकते रंग बरंगे पर्दों के पीछे से दाखिल होती दोपहर की गर्म लू हो या पहाड़ी झोंपड़ियों में रात के आखिरी पहर होले से रज़ाइयों में घुसती बर्फीली हवा, गरीब के दिल का मौसम एक जैसा है। कभी थर से सितम खोरदा मारवी चलकर हमाला के फलकबोस पहाड़ों में अपने कबील की सितम खोरदा खातून बोंगो मरियम के पास पहुंचती है और अपनी सितम ज़रीफ़ी की हज़ार दास्तां सुनाती है, तो कभी बोंगो मरियम थर पार कर के रेगजारों में मारवी के पास दौड़ी दौड़ी चली आती है और सर जोड़कर अपनी जी की बप्ता सुनाती है। बोंगो मरियम एक मजबूर और महबूस गरीब नारी है जिसे गैर मुकामी बादशाह को खिराज में दिया जा रहा था। उसने अपनी पुकार मुकामी टप्पे की सूरत में बयान की है। वो आज भी तारीख़ बल्तिस्तान का हिस्सा है। बल्तिस्तान के पहाड़ बहुत पथरीले हैं। सिंध की मारवी मरियम से मिलने हमाला आती होगी, उसके पाँव पहाड़ के नोकीले संगरेज़ों से छिल जाते होंगे।
कभी मारवी बोंगो मरियम को थर के मैदानों की सैर कराती होगी। बोंगो मरियम की फटी एड़ियों के निशान थर के रेगजारों पर नक्श होते होंगे। आज भी हमारे समाज में मारवी और मरियम मौजूद होंगी। हर नई सुबह के आगाज़ के साथ जाने उनमें कितनी ख्वाहिशें शराब की सूरत महू हो जाती होंगी, तो कितनों की तमन्नाएं हमाला व कराक्रम के बर्फ़ज़ारों में बर्फ़ का कफन पहनकर गौर गौर उतर जाती होंगे। इसी तरह मसाइल व आलाम के पहाड़ों में घिरे हुए इंसान हों या समाजी अदम तवाज़ुन के रेगज़ारों में शराबों के पीछे भटकते आदमजाद, शेख अयाज इन कठिन मौसमों से बरसरे पेकार इंसानों में चुल्लू भर भर आबे बका बांटते हैं। वो जबर इस्तिबदाद पर माइल अरबाब बस्त कुशात के आगे हक़ व सदाकत की आवाज़ बनकर हाइल नज़र आते हैं। अयाज मेलों में शिरकत करके हमने सिंधी ज़ुबान को न समझते हुए भी ये समझा कि कौमों की ज़ुबानें और नस्लों की आवाज़ होती हैं और हक़ परस्तों की आवाज़ में पैगाम होता है। सच है कि ज़ुबान को समझने से ज़्यादा जज्बात को समझना ज़रूरी है। अयाज ने आपके दिलों पर राज किया है और दिल के हुक्मरान बातों में नहीं जज्बात में झलकते हैं। हमने मकाम अयाज को आपकी आँखों की चमक और लुत्फ़ अयाज को आपके चेहरे की रौनक में देखी। गोया हम सिंधी को अच्छी तरह समझ गए हैं। इस बार जब हमने अजीम हक़ परस्त और इंसान दोस्त शायर शेख अयाज के मेले की रौनकें देखी और उसकी बूए सुखन को दरियाए सिंध के किनारों के ताज़ा जोंकों की मानिंद दिल की अथाह तक उतरती महसूस किया, तो हमसे रहा न गया। बकौल शेख अयाज, अपनी ज़ात की तलाश दरिया की तलाश की मानिंद है। जो अपनी ज़ात को समझता है वो सब कुछ समझ लेता है। शेख अयाज हमारी गली नहीं पहुँच सके, मगर उनकी आवाज़ में हमने अपने हिस्से की मुनाजात सुनी। उसकी आह व कराह में हमने अपने पुराने ज़ख्मों का दर्द पाया। सामीन ज़िवकार, हर फ़कीर बेकारी नहीं होता। वो कहाँ रोटी और रुपये के बदले जन्नत बांटता फिरता है। दिल की आँखों से देखो तो वो जामे एहसास का प्यासा होता है। फ़कीर ग़िज़ा लेने नहीं दुआ लेने आते हैं। अलल खुसूस हमारे जैसे रुमूज़ नाला व मुनाजात से बेबहरा लोगों के हिस्से की दुआ मांगने हमारी गली चले आते हैं, ताकि हम पर अपने हिस्से का नुज़ूल रिज़्क़ मुमकिन हो सके। जनाब बाकर साहब, आपकी तरफ हम दोबारा आते हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है सर, फिर बेशक इसको कंक्लूड करते हैं। इसी तरह मसाइल व आलाम के पहाड़ों में घिरे हुए इंसानों में इंसान हों या समाजी अदम तवाज़ुन के रेगज़ारों में शराबों के पीछे पीछे भटकते आदमजाद, शेख अयाज इन कठिन मौसमों से बरसरे पेकार इंसानों में आबे बका बांटते हैं। शेख अयाज की तवाना आवाज़, जिसमें हक़ परस्ती, इंसान दोस्ती और मज़लूमियत की हिमायत की पुकार साफ सुनाई देती है, उसकी गूंज हमने हिमालय और कराक्रम के पहाड़ों में सुनी। पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सिंध शेख अयाज की ज़ुबानी हमें बुला रहा है। इस रिश्ते को निभाने के लिए जिसकी तारीख़ सदियों पर मुहित है, जिसकी हिद्दत और लम्स शेख अयाज की लहू गरमाती शायरी में महसूस की जा सकती है। ऐसा महसूस हुआ कि यह आवाज़ सिंध तक महदूद नहीं, यह आवाज़ हमारी पुकार है और शेख अयाज हमारे हक़ में बोल रहा है। मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, पाँव ज़ख्मी सही डगमगाते चलो, राह में संग व आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। रोकशे नेकोबत कितने को ताहक़त, सर में बादल लिए हैं तहैया किए, बारिश जहर का एक नया कहर का। मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, अपनी तहरीर से अपनी तकदीर को नक्श करते चलो। थाम लो एक दम ये असाए कलम, एक फ़िरौन क्या लाख फ़िरौन हो, डूब ही जाएंगे। इस दुआ के साथ कि सिंध बहता रहे, सिंध बहता रहे और इश्क का कारवां यूं ही चलता रहे। आप शुक्रिया, सबको शुक्रिया बाकर साहब। थैंक यू। मुदस्सर साहब, आप अयाज को किस हवाले से देखते हैं? मिड़ी जान जो रंगे सो रंगे, मस्तक जिन्हां दे पई फकीरी, भाग तिन्हां दे चंगे। मिड़ी जान जो रंगे सो रंगे। सुर दी सूई प्रेम दे धागे,
प्योन लगे सत्संगे मेरी जान जो रंगे सो रंगे कहे हुसैन फ़कीर निमाणा तख्त ना मिलदे मंगे मेरी जान जो रंगे सो रंगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੋ ਰੰਗੇ ਸੋ ਰੰਗੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਜ਼ ਰੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਮਚਾਇਆ, ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ, ਰੰਗ ਖੇਡਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਅਦੀਬ ਦੇ ਕੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸੌਖਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਨ, ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਫਕੀਰੀ ਭਾਗ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਕੀਰੀ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਜ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੂਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਪਿਓਨ ਗਏ ਸਤ ਸੰਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਅੱਡ ਤੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਮਿਸਲਾ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਤਖਤ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਖਲਕਤ ਕੋਲੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਜ਼ ਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਫਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਜਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਅਸੁਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੋ ਗੋਚਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਫੜੀ ਮਨ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ शेख अयाज क्यों ना मरे हम। मैं उन्होंने इन पंजाबी विच उचारिया है शेख अयाज बुल्ले शाह असा मरना ना ही गोर पिया कोई होर। हुण लेख का एक हिस्सा तुहानूं समुचे हिंदुस्तान विच अंग्रेज़ राज के अखीरले दिहाड़ सन। रॉयल नेवी के सेलर्स ने कराची की बंदरगाह उत्ते खलोते जहाज़ से मनोड़ा के जजीरे उत्ते फौजी कोठियों ते कब्जा कर लेता तो एक जवान का लिखिया गीत गवया हिला दो समाज को गिरा दो समाज को, हिला दो समाज को गिरा दो समाज को, लाओ नया निज़ाम जो पसंद करे अवाम, इनकलाब इनकलाब गाओ इनकलाब इनकलाब। इस गीत के रचनाकार उठते इनकलाबी शेख अयाज सन। शेख अयाज ही अपनी किताब विच एवें लिखिया, जदों मैनूं जानकारी हुई कि मैं इंज दा बीमार हाँ कि छेती मौत की झोली विच जा सोना है, मैं सारी दिहाड़ी लिखना सा अपने रुझ नाल कि जदों हाई कोर्ट मेरे केस की वारी आउंदी मैं अपने बेंच हेठ नोटबुक लुका के लिखना सा। जदों सुनवाई छो ही जाती मैं छेती नाल नोटबुक बंद करके केस वाल गो करन लग पैंदा। कदे किसी वकील नूं भुलेखा ना पैंदा कि मैं की लिखना पिया वां। मैं राती अखीरली तीजी कड़ी तक लिखदा, कविता लिखदा, लेख लिखदा, क्यों जो मैनू सार सी कि मेरे कोल वेला चौखा घट है। मैनू मौत की चाह तो कदे भी नहीं, पर जानना वा कि यह हक है तो हर किसी एक दिहाड़ी हक होना है। मेरी नज़र विच छेकड़ली मौत, मेरी नज़र विच छेकड़ली जित मौत दी है, पर इश्क इहनूं फेर भी वलेवा दे दिंदा। मैं मौत नाल कबड्डी खेडदा आया हाँ जिहड़ी मैनूं हजे तक हरा ना सकी। 6 वारी उहनूं मेरे हथों हार हुई, जे वो 7वीं वार जित भी जाए तो किहड़ी अनहोनी होनी है। मैं अपनी गलबात उन्हां दे ही एक शेर दे उलथे नाल करना वा जिहड़ा
अहमद सलीम होरां पंजाबी च कीता सी। कल्ली कूंज ना मार शिकारी, 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 जे तैं सर पर जुल्म कमाना, जोड़ा करके मार शिकारी, कल्ली कूंज ना मार शिकारी। ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद जी। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम शेख हयास के शेरों पे करते हैं कि कदम कदम पे हुजूम रिंदा, नज़र नज़र में शराब खाना, करे वयो कोई बारिश मैं, खुमार आलूद थिया ज़माना, शऊर हस्ती जिथे किथे आ, शुआर हस्ती किथे किथे आ, पियो प्यारो जियो जियारो, मगर बांदा ज़े आरफाना। खुदा हाफिज़।